नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। चमोली जिले की नीति घाटी में सोमवार शाम को भारी बारिश और अतिवृष्टि के चलते तमक नाले में अचानक सैलाब आ गया। इस तेज बहाव में नीति मलारी मार्ग पर चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज भी बह गया। घटना के दौरान एक हवलदार भी लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि अचानक आए सैलाब के बीच करीब 15 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि 5 वाहन भी पानी के तेज बहाव में बह गए। चमोली पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की ओर से आपदा के दूसरे दिन सुबह से ही तमक क्षेत्र में खोज और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं तमक नाले में बढ़े जल प्रवाह के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह का जो उफान है वो इस नाले में आया, और ऐसे में ये बताया भी जा रहा है कि ऊपर बादल फटने के कारण इतना तेज बहाव आया है। और ऐसे में 15 लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई है। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कई टीमें भी पहुंची हुई हैं, जो कि राहत बचाव कार्य में भी जुटी हैं और लोगों की खोजबीन के लिए भी जुटी हुई है। और इससे अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी इस दौरान जताई गई। तो वहीं वैली ब्रिज भी इसमें बह गया है और एक हवलदार भी अभी तक लापता बताया जा रहा है। हालांकि खोजबीन का काम भी लगातार जारी है। तो चमोली की नीति घाटी में बादल फटने से तबाही का मंजर ये एक बार फिर सामने आया है, जहां पर वैली ब्रिज बह गया है और एक हवलदार भी इस दौरान लापता बताया जा रहा है। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा। सीमांत नीति वैली में मूसलाधार बारिश के चलते तमक नाले में अचानक उफान आ गया। नाले के तेज बहाव से नदी किनारे खड़ी सेब से लदी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जहां स्थानीय सेब काश्तकारों ने इससे आर्थिक नुकसान होने की भी बात कही है। इसी को लेकर समाज सेवी लक्ष्मण सिंह बुटोला ने बताया कि नाले में उफान के चलते कुछ समय के लिए मलारी नीति हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही, लेकिन पानी का बहाव कम होने के बाद यातायात सुचारू कर दिया गया। रुद्रपुर में मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जिला सभागार में ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्रामोत्थान, रिप, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और कसित विकसित भारत जी राम जी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। दीपक रावत ने स्वयं सहायता समूह और सीएलएफ की गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण देने के साथ उनके उत्पादकों की गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर करने के भी निर्देश दिए। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर सेक्टर स्कीम्स को रिव्यू किया है। इसमें जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो प्रमुख स्कीम्स हैं, उसमें रीप की योजना है, एनआरएलएम की है, उसके बाद जो पहले मनरेगा थी अब नाम बदल गया है उसकी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब की मैंने आज यहाँ पे प्रगति जाननी चाहिए। और सबसे पहले रीप का इसमें मैंने एक तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस जो थी उसको असेस किया, जिसमें अच्छा काम हो रहा है
और इसमें इंडिविजुअल एंटरप्राइज और साथ ही साथ क्लस्टर लेवल पे जो काम हो रहे हैं, रोजगार परक हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कंपोनेंट यहाँ पे जो रखा है वे साइड एमिनिटीज का रखा है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज रखी हैं जिसमें कि जो सरकारी बजट होता है, जो वैसे भी खर्च करते रहते हैं, उससे क्लस्टर की आय बढ़े। जैसे एक यहाँ पे बड़ा अच्छा मुझे लगा जहाँ पे कि जो रीप के तहत कुछ गाड़ियां खरीद के दे दी गई हैं सीएलएफ्स को, और इंटर्न सरकारी डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इन गाड़ियों का, उसी सरकारी बजट से उसका वहन हो रहा है। एक तरीके से एक सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट हो रही है और एक स्थायी और ड्यूरेबल इनकम जो है समूह को मिल पा रही है। उसी तरीके से एनआरएलएम में जो लखपति दीदी की स्कीम है, उसमें जो अच्छा जिन्होंने किया है उसकी समीक्षा की गई, और ये भी प्रयास किया गया जानने का कि आखिरकार ये जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं इससे अल्टीमेटली कितनी इनकम हो रही है। तो इस बार की प्रेजेंटेशन में कवर नहीं हो पाया, तो सीडीओ साहब अगली बार की प्रेजेंटेशन होगी उसमें इसको रखेंगे। पीएमएवाई में अभी सर्वे का काम फिलहाल गतिमान है, 2-3 चरणों से गुजर चुका है, अभी इसको एक बार और दोबारा रिव्यू किया जाए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय नजर आ रही है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कनकल स्थित पौराणिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे शिव भक्त, कांवड़िया और श्रद्धालु गंगाजल और दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय भी हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ा है और इस दिन श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा भी होती है। आज जो महाशिवरात्रि का दिन है, ये सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज का दिन विशेष महत्व, जो प्रमुख नदियां हैं उनसे गंगा जल भरकर जो कावड़ यात्रा की शुरुआत होती है, वो अपने अपने गंतव्य पर को जल को समर्पित करते हैं। आज का दिन विशेष नीलकंठ जो भगवान शिव जी को कहा गया है, समुद्र मंथन के समय जो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष को धारण किया था, उसी से इनका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हमने अभिषेक भी करा है, और उसी के साथ यहाँ जो शिव जी की ससुराल है उसका एक विशेष महत्व सावन के महीने में होता है। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की विशेष पूजा का आज के दिन प्राविधान है, और उसका फल आपको यहाँ जलाभिषेक, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करने से मिलता है। आज के दिन कहीं भी आप शिव जी को समर्पित जो भी जल करते हैं, वो आपके सभी जो भी आपके पितृ दोष होते हैं, कोई भी काल दोष होता है, उसको भी नष्ट करता है। इसी के साथ जो भी हम भगवान भोलेनाथ से आज के दिन प्रार्थना करते हैं, व्रत रखकर इसको अपना भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, उसका एक विशेष महत्व है। मेरा नाम तुषार गौतम है। आज शिवरात्रि जो है, श्रावण मास की जो शिवरात्रि है, वो मुख्य तौर पर भगवान नीलकंठ के सानिध्य में मनाई जाती है। इसका विशेष ये है कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन से विष जिसे हम हलाहल भी कहते हैं, वो निकला था, तो सभी ने, देवी देवताओं ने भगवान शंकर की उपासना कर उनसे अनुरोध किया था कि वो इस हलाहल को धारण करें, और उसी के साथ जो ये पृथ्वी है हलाहल से मुक्त हुई, और भगवान शंकर को जो आज के दिन हम जल समर्पित करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनकी तरफ ये श्रद्धा भावना है कि जो उन्होंने हलाहल किया था, उनका एक तरीके से हम शुक्रिया करते हैं जो हमें रक्षा करी। और इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो हम जल समर्पित करते हैं, ये कहीं ना कहीं कई सारे रोग दोष और हमारे कष्ट हरता है, और जो भगवान को अति प्रिय है बेलपत्र, वो उनको उस हलाहल से ठंडक देता है। इसीलिए आज ही के दिन ये बेलपत्र और धतूरा और क्या कहते हैं आपका बेल ये चढ़ाई जाती है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आज धर्मनगरी हरिद्वार में? आज सावन माह की महाशिवरात्रि है, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज सुबह से तमाम जो हरिद्वार के मठ मंदिर है उसमें लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही है। स्थानीय नहीं बल्कि जो देश से आने वाले अलग अलग श्रद्धालु है वो भी लगातार मठ मंदिरों में पहुंचे, जल अभिषेक कर रहे। हालांकि भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहे जाने वाले कनकल दक्ष मंदिर में सुबह 3 बजे से तमाम स्थानीय लोगों के साथ अन्य जगहों से आने वाले भी लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, यहाँ पे जल अभिषेक कर रहे। आज के दिन की मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान
भगवान भोलेनाथ का विवाह माता गौरा के साथ में हुआ, तो कनखल में ही उनकी ससुराल कहा जाता है। तो ये भी मान्यता विशाल की 1 महीना जो सावन का होता है उसमें भगवान भोलेनाथ कनखल में रहकर ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो लगातार हमने देखे कि आज अलग अलग मंदिरों में जल अभिषेक, दूध अभिषेक को रुद्र अभिषेक किया जा रहा है, कई जगह भंडारों के आयोजन किए जा रहे हैं। खास तौर से ये भी था कि जिस तरीके से हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन किया गया था, आज कांवड़ मेला भी समाप्त हो जाएगा और यहाँ के हरिद्वार के जो डीएम एसएसपी थे लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर कांवड़ यात्रियों की सुध ले रहे थे। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा गया था कि किसी भी तरह कोई दिक्कत परेशानी किसी स्थानीय श्रद्धालु को ना हो, उसका विशेष ध्यान यहाँ पे रखा गया था। तो आज सुबह से तमाम मठ मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को भी तैनात किया गया, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई है। मठ मंदिरों में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रपुर में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए एसआईआर बूथों पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नोटिसों की तामील, दस्तावेजों के सत्यापन और मतदाताओं की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने बूथ पर स्कैनिंग के माध्यम से मतदाता सूची का भी निरीक्षण किया। आप देखिए, इसमें जो एसआईआर चल रहा है अभी, तो इसमें आज हम रुद्रपुर विधानसभा के कुछ बूथ्स को हमने देखा और इसमें मैं मेनली ये देख रहा था कि सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि जो विसंगतियाँ सिस्टम से जनरेट हुई हैं, क्या ये वोटर्स को बता दी गई हैं, नहीं बताई हैं, किस माध्यम से बताई हैं। तो इसकी तामीली जो है ये बहुत अच्छी है, सभी को पर्सनली नोटिस सर्व हुआ है, वो जानते हैं कि क्या विसंगति है। फिर दूसरा उसमें ये होता है कि विसंगति जो आ गई है उसको दूर करने के लिए जब सुनवाई होगी तो उसकी डेट्स जो वोटर्स हैं उनको पता होनी चाहिए। उसका भी शेड्यूल बड़ा अच्छा बना हुआ है और मैंने यहाँ पे ERO से बात भी की, उनका शेड्यूल भी मैंने देखा और उसमें जो जो डेट्स तय हैं उसमें वो अवेलेबल हैं, उसमें वोटर्स आ सकते हैं। उसमें की जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए जो भी दस्तावेज वो लाना चाहें उसको ला सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें जो निर्धारित डेट को अगर नहीं आ पाता है, किसी अन्य डेट को आता है, तो उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। और अधिकांश विसंगतियाँ क्योंकि नाम की त्रुटि को लेके हैं, गलत नाम को लेके हैं, तो उसमें अप्रोच ये है कि काफ़ी लिबरल अप्रोच है और इसमें सभी जो हमारी BLOs हैं वो अच्छा काम कर रही है। यद्यपि वर्कलोड उनका काफ़ी है, उनको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, लेकिन जो SIR की प्रक्रिया है। उत्तरकाशी में जिला योजना में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों की अनदेखी को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सरकार और प्रशासन पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला योजना के लिए करीब 75 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, लेकिन यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से उनकी ओर से भेजे गए कई जनहित के प्रस्तावों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है। विधायक ने दूसरे विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति की ओर से दिए गए कई प्रस्तावों को सूची में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चुने गए जनप्रतिनिधि की तरफ से भेजे गए जनहित के प्रस्तावों को जिला योजना की अंतिम सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रस्ताव में कोई कमी थी या बजट का प्रावधान नहीं था तो उसकी जानकारी पूर्व में जनप्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन प्रस्ताव को शामिल नहीं करना पूरी तरह से गलत है। रुद्रपुर में वाहन स्वामी सहदेव कुमार पाल ने अपनी कार का स्वामित्व बिना उसकी जानकारी और सहमति के दूसरे व्यक्ति के नाम किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने ARTO कार्यालय में शिकायत देकर मामले की जांच की भी मांग की है। सहदेव कुमार पाल के मुताबिक कार का बीमा कराने के दौरान उन्हें स्वामित्व बदले जाने की जानकारी मिली। उनका कहना है कि उन्होंने ना तो वाहन बेचा और ना ही स्थानांतरण से जुड़ा किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। साथ ही फर्जी दस्तावेज, हस्ताक्षर या फिर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी उन्होंने जताई है। वाहन हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। ये हमारे मुवक्किल हैं सहदेव कुमार पाल जी, ये ज्वालापुर हरिद्वार के निवासी हैं। 6 साल पहले इन्होंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदी थी एक राज ठाकुर नाम के कार ब्रोकर से। तो अभी पीछे इनकी गाड़ी का बीमा खत्म हो गया, तो ये बीमा कराने पहुंचे तो पता चला बीमा हो चुका है। अधिक जानकारी निकालने पे
पता चला कि गाड़ी का ट्रांसफर भी हो चुका है। तो डिटेल वगैरह मोबाइल नंबर लिया, उससे बात करी तो गाड़ी तो मेरे पास है बोलता है, जो नंबर 4 स्वामी है और एक गाड़ी इनके पास भी है। तो सेम नंबर, कार नंबर, सेम चेसिस नंबर, सेम इंजन नंबर की 2 गाड़ी घूम रही हैं, ऐसा संज्ञान में है। इनके नाम से पंजीकरण हट चुका है। तो ये आरटीओ में आज आए हैं और इन्होंने शिकायत दी है अधिकारी महोदय को कि गाड़ी इनके नाम पे ट्रांसफर वापस की जाए और जितने जो भी इसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जालसाजी हुई है, उनको कानूनी रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर 6 अगस्त 2026 को सहदेव जी ने एक शिकायत कप्तान रुद्रपुर को भी दी है। उसमें सेम विवरण उन्होंने खोला है कि एक गाड़ी सेम नंबर की एक और घूम रही है और इनके नाम से ट्रांसफर हटके उसके नाम पे हो गया है। तो उसकी जांच के लिए इन्होंने वहां पे आवेदन किया हुआ है। देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रदेश भर के लाखों छात्र वर्चुअली मुख्यमंत्री धामी से जुड़े। बच्चों ने मुख्यमंत्री से पढ़ाई, रोजगार और विकास से जुड़े सवाल तो पूछे ही, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दी नशे, पेड़ों की कटाई, पहाड़ों के अस्तित्व और पर्यावरण को लेकर। किसी छात्र ने देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया तो किसी ने विकास के नाम पर पहाड़ काटे जाने पर भी सवाल खड़े किए। वहीं पहाड़ के गांव में बढ़ते नशे और स्कूलों के आसपास ड्रग्स की बिक्री को लेकर भी छात्रों ने सरकार से सवाल किए, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बच्चों ने जिन मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने उठाया, क्या सरकार उन पर जमीन पर भी काम करेगी? देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से छात्र वर्चुअली जुड़े। छात्रों ने बेबाकी से मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी। युवाओं ने विकास की रफ्तार के साथ पर्यावरण और पहाड़ के भविष्य को लेकर भी सवाल किए। बच्चों ने विकास परियोजनाओं के नाम पर पहाड़ों की कटाई और पर्यावरण पर पड़ रहे असर को लेकर भी विद्यार्थियों ने चिंता जताई। सवाल साफ था कि विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत पहाड़ और पर्यावरण को चुकानी होगी? मंथन कार्यक्रम में सबसे गंभीर सवाल नशे को लेकर सामने आया। एक छात्र ने कहा कि पहाड़ के कई गांव की महिलाएं चाहती हैं कि परिवार के लोग शराब से दूर रहे, लेकिन नजदीक में शराब की दुकानें खुल जाने से महिलाएं परेशान हैं। स्कूलों के आसपास भी नशा बिकने की शिकायत है। ड्रग्स माफिया के बढ़ते प्रभाव और युवाओं में नशे की लत को लेकर छात्रों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक छात्र ने तो यह तक कह दिया कि ड्रग्स की दुकानें बंद होनी चाहिए। कई छात्रों ने कहा कि जगह जगह शराब की दुकानें हैं, ऐसे में नशा कैसे रुकेगा? ड्रग्स माफिया है और स्कूल के आसपास भी नशा बिकता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। सर आई थिंक कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल द मेजर ड्रग यू कैन से कि अल्कोहल इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। सो हमारी कॉलोनी के बारे में मतलब देयर इज अ प्लेस उधर रोड से निकल आने के लिए एक ही जगह है, तो उधर ही आपकी अल्कोहल शॉप है और पास में ही फिर क्लॉक टावर से थोड़ा आगे भी अल्कोहल शॉप है। तो सर अगर आप इतना मतलब अल्कोहल जाता रहेगा तो रोकेगा कौन? दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देन इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टॉप सच थिंग्स। और शाम को आते दारू पीते पड़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है पहाड़ में बिल्कुल दारू बंद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसे में ना वो अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। ऐसे ठीक है सर मेरा ये कहना है बस पहाड़ में दारू बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को स्किल सीखने और अपने भविष्य पर ध्यान देने की बात कही है। सीएम ने कहा कि युवाओं को कौशल से जुड़ना जरूरी है ताकि वे नशे से दूर रह सके, लेकिन छात्रों के सवाल सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं थे। उन्होंने सरकार और सिस्टम से भी पूछा कि जब नशा स्कूलों और मोहल्लों तक पहुंच रहा है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। एक छात्रा ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग का मामला उठाया। Sir, tourism के around there are certain stigmas, right? Because अगर मैं भी किसी मंदिर में जाऊँ जब भीड़ वाला टाइम होता है जैसे आजकल, तो I would think twice, sir, because जो rules होते हैं like for example lines या proper चीज़ें सर वो नहीं enforce होती हैं। Another thing is कि ये religious sites पे there are a lot of scammers, sir, जो बार बार आके tourists को परेशान करते हैं। So I would make sure that जो लॉज ऑलरेडी प्लेस में हैं दे आर इन्फोर्स्ड बेटर। मैं भी टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि मैं 2 साल पहले आई हूँ देहरादून में और मैं दिल्ली से हूँ। तो सर वहाँ पे ना मेट्रो सिस्टम है, तो
अगर मैं सीएम होती तो मैं मेट्रो यहाँ पे लेके आती देहरादून में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो अभी जा रहे हैं, कोचिंग वगैरह का जा रहे हैं, और उनको बहुत ही ऑटो के लिए और बाकी सारी कन्वीनियंस के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो मेट्रो अगर आ जाएगी तो बेटर रहेगा। ऊपर से वीकेंड्स पे राजपुर रोड या मसूरी जब हम देखते हैं तो बहुत सारा भीड़ होता है, ठीक है, रोड ब्लॉक हो जाती है एकदम। तो अगर मेट्रो आएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राज्य के मुखिया ने एक तरफ जहां छात्रों के साथ बातचीत की तो दूसरी तरफ देहरादून में ही आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं के साथ संवाद भी किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं आज सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम पर इस बार जोर दिया कि पहाड़ की महिलाएं स्थानीय उत्पादों को बेचकर कमाई कर रही है और लखपति दीदी बन रही है। महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। मतलब एक तरफ सीएम धामी ने विद्यार्थियों से बातचीत की तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र कर यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। इधर विपक्ष ने सरकार की नीतियों और मंशा पर सवाल उठाया है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी तारीफ की जाए। हमारा संकल्प है कि मातृशक्ति सशक्त होनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण भी होना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे वो मधुपालन का क्षेत्र हो, होम स्टे हो, ऐसे अनेक उपक्रम आज महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह उसके द्वारा लगातार उनके एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आप सब लोग, बहुत सारी हमारी बहनें इसमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। राज्य में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की तैयारियां भी तेज है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही है। चुनाव में युवा और महिलाओं ने जिस पार्टी का साथ दिया उस पार्टी की सरकार बननी तय है और यही वजह है कि युवाओं और महिलाओं पर फोकस है। विद्यार्थियों ने सीएम के साथ बातचीत में कई ऐसे मुद्दों को उठाया है जो राज्य हित हैं। लिहाजा सवाल बरकरार है कि क्या सरकार विद्यार्थियों की बातों पर काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नेबल टीवी। नमस्कार।